हाँ जी, नमस्कार। जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट। जितने भी लोग लाइव हैं बताइए जरा। जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट डन। आज हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे हम आज बिल्कुल जीरो से। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन आ चुका है लाइव। चलिए फिर देखिए जी, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 712 से लेके 1857 एडी तक। 712 से लेके 1857 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये वो जमाना है जब देश में मुस्लिम ने राज किया था, मुसलमानों का दौर था। यानी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंडियन हिस्ट्री यानी इंडिया का पास्ट हम लोगों ने जो इसके 3 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 एंशियंट, वो टाइम जब हिंदू राज करते थे, सबसे पहले देश में हिंदुओं का राज था। पार्ट 2 मेडिवल, वो दौर जब मुसलमानों ने राज किया। और पार्ट 3 मॉडर्न यानी आधुनिक, वो दौर जब अंग्रेजों ने राज किया था। ये बात तो सब मानते हैं ना कि इंडिया में पहले हिंदुओं का ही राज था, फिर मुसलमान आए थे, फिर अंग्रेज। तो हिंदुओं वाला टाइम चला जाता है एंशियंट, प्राचीन भारत में। मुसलमानों वाला टाइम मध्यकालीन, मेडिवल। और अंग्रेजों वाला टाइम आधुनिक भारत में, मॉडर्न। ठीक है, तो जो मेडिवल है वो 712 से शुरू होता है, 1857 तक चलता है। क्यों? 712 से पहले हिंदुओं का राज था, 1857 के बाद अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो हमें 712 से 1857 के बीच, यानी अगर इंडियन हिस्ट्री एक मूवी है तो इस मूवी का पार्ट 2 है मुसलमानों वाला दौर। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, मेडिवल को। इससे पहले कि हम मेडिवल पढ़े, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि 712 में पहले मुसलमान के साथ शुरुआत होती है मेडिवल इंडिया की। आखिर पहला मुसलमान आया क्यों था? ऐसा क्या हुआ था एंशियंट इंडिया में कि मुसलमानों को भारत में आना पड़ा? तो एक बार थोड़ा सा हम एंशियंट में चलते हैं और फिर जंप करेंगे हम यहां पर। यानी अभी हम देखेंगे कहानी अब तक, और उसके बाद हम देखेंगे आगे की कहानी। देखिए जी, ये एक बार आप लोग उतारना चाहें फटाफट उतार रहे हैं साथ साथ में। चलिए जी, तो अब देखिए आगे चलते हैं। हमें थोड़ा सा एंशियंट इंडिया के बारे में समझना होगा। तो बात है उस समय की, प्राचीन समय में, जब देश में हिंदुओं का ही राज था। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू राजा था हर्षवर्धन। ये सब मैंने आपको बता दिया था। आखिरी हिंदू राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के मरने के बाद जो आखिरी हिंदू राजा था वो था हर्षवर्धन। इसके मरने के बाद देश का विभाजन शुरू हो गया था। देश अनेक टुकड़ों में बट गया था।
क्योंकि राजा नहीं था इसके बाद कोई, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब जब देश टुकड़ों में बटा तो उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया था। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया हुआ करता था जी हमारा देश। अब इस सोने की चिड़िया जो कि टुकड़ों में बटी हुई है, इस पे होंगे अब अटैक। यानी एंशिएंट इंडिया में हर्षवर्धन के मरने के बाद, आखिरी हिंदू राजा के मरने के बाद देश अनेक टुकड़ों में बट गया था। वो देश टुकड़ों में बटा जो कि सोने की चिड़िया था। अब इस सोने की चिड़िया पे खतरा मंडरा रहा है। लोग अटैक करेंगे सोना लूटने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई एकता नहीं है, देश टुकड़ों में बटा हुआ, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। अब सोचिए, क्या कोई भी अटैक यहां से हो सकता था? क्या है यहां पर? इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। नहीं हो सकता हमला यहां से। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है? यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नहीं हो सकता यहां से भी अटैक। साउथ में क्या है? साउथ में है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यहां से भी अटैक नहीं हो सकता। भारत पे हमला होगा क्योंकि देश टुकड़ों में बटा हुआ है, एकता नहीं है आपस में, टुकड़ों में बटा हुआ है। अब इस टुकड़ों में बटे हुए सोने की चिड़िया पे अटैक करेंगे, लेकिन कोई भी अटैक तीन दिशाओं से नहीं हो सकता था क्योंकि तीन दिशाओं से देश पानी से घिरा हुआ है। अब इस पानी को तैर के तो कोई अटैक कर नहीं सकता, समुद्री जहाज लेकर के आने पड़ेंगे। पहली बार समुद्री जहाज 1498 में वास्को डी गामा लेकर के आया था। तो समुद्री जहाज से अटैक तो भाई 1498 यानी 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में होंगे जाकर के, तब तक तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या कोई भी अटैक यहां से हो सकता था? नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पर्वत है। अब हिमालय के उस पार चाइना, चाइना वाले कैसे इसको पार करेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज फैली हुई है। और वो माउंटेन रेंज कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन रेंज। कैसे अटैक करेगा कोई? अब साफ हो गया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, टुकड़ों में बटा हुआ है, अटैक होंगे, लेकिन ना यहां से होंगे, ना यहां से होंगे, ना यहां से और ना यहां से। दिशा बच गई केवल एक, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। हमला कौन करेंगे? मुसलमान करेंगे। समझ में आ गई बात? देखिए जी, तो नॉर्थ वेस्ट में हिंदुस्तान में आने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है हिंदकुश पहाड़ी के अंदर। हिंदकुश पहाड़ी है जी एक, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इस पहाड़ी में एक रास्ता है पैदल आने का। पैदल रास्ता जो पहाड़ों के बीच बना होता है उसको दर्रा बोलते हैं, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में दर्रा यानी पास। और जो दर्रा हिंदकुश पहाड़ी के बीच में है उसका नाम है खैबर। यानी भारत में आने का केवल एक रास्ता है, खैबर दर्रा। तो जी खैबर दर्रे से अटैक होंगे। क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके जस्ट बता दीजिएगा। आपके कमेंट के हिसाब से फिर मैं आगे चलता हूं। मुझे ये बताइएगा, क्या कि हिंदुस्तान का टुकड़ों में बटना, हर्षवर्धन की डेथ होना, सोने की चिड़िया होना और भारत में आने का केवल एक रास्ता होना, क्या ये सारी बातें मुसलमानों को भारत में ले आएंगी? मुझे बताइए। मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट, बताइए मुझे, क्या यहां तक का सीन आपको समझ में आ गया? क्लियर है? यानी अब तो साफ इंतजार है कि कोई मुस्लिम शासक आएगा, अटैक होगा। चलिए जी, देखिएगा आगे। अब हिंदुस्तान के इस साइड में इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी अरब से। ध्यान से सुनो, इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी अरब से, और अरब का एक शासक हुआ करता था
हजाज बिन यूसुफ। अरब का एक शासक हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ ने अपने एक सेनापति को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इसको रवाना किया हिंदुस्तान के लिए। अरब के शासक हजाज बिन यूसुफ ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे को पार करके पहुंचा हिंदुस्तान। यह भारत पहुंचने वाला पहला मुसलमान हो गया। ठीक है जी। देखिए जी, 712 में पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहुंचा। सबसे पहले जिस एरिया में अटैक हुआ वो राज्य है सिंध। अब सिंध अकेला पड़ गया क्योंकि आपस में बनते नहीं है किसी की, एक जमाना था पूरा हिंदुस्तान एक था। अब सिंध के राजा अकेले पड़ गए। तब 712 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा के बीच एक युद्ध होगा, रावर का युद्ध। सिंध में एक गांव है रावर, तो जी रावर का युद्ध होगा, जिस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ सिंध का राजा दाहिर। यह युद्ध 712 ईस्वी में हुआ, मुसलमान का पहला हमला। 712 के इस युद्ध में, रावर के युद्ध में, रावर का युद्ध क्यों? क्योंकि एक गांव में हुआ था, रावर नाम के गांव में। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया बुरे तरीके से और यहां के गैर मुसलमानों पर जजिया कर लागू कर दिया। जजिया एक ऐसा टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पर लगता है, गैर मुसलमानों पे लगने वाला टैक्स। टैक्स लगाया, यहां लोगों को लूटा और वापस लौट चला अपने वतन। ऐसे मुसलमानों की एंट्री हुई थी। देश तो टुकड़ों में बटा हुआ था, मुसलमान आए थे लूटपाट के लिए, लेकिन देखा कि सिंध को जब लूटा तो किसी पड़ोसी राज्य ने सहायता नहीं की। अब और मुसलमानों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब धीरे धीरे लूटते लूटते लोग राज करना शुरू कर देंगे। समझ में आई बात? ऐसे मुसलमानों की एंट्री हुई थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे राज नहीं किया है, इसने सिर्फ आने वाले समय के लिए रास्ता खोल दिया है। अब आप लोगों को ना मैंने कोई ट्रिक लिखवाई, ना मैंने कोई पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखवाई, सिर्फ एक कहानी सुनाई है और उस कहानी से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो गए। आखिरी हिंदू राजा कौन था? हर्षवर्धन। पहला अटैक कब हुआ? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां से आया था? अरब से आया था। पहला मुस्लिम अटैक कहां हुआ था? सिंध में हुआ था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। मुस्लिम पहला जो आया था वो कहां से आया था? किस रास्ते आया था? हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे से आया था। कौन सा युद्ध हुआ? रावर का युद्ध। कब हुआ? 712 में। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ। कौन जीत गया? कासिम जीत गया। क्या किया इसने? जजिया टैक्स लगाया। कैसा टैक्स है? नॉन मुस्लिम टैक्स है। पहली बार जजिया किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम। ये सारी चीजें आपको याद ही तो है। मुसलमानों के लिए रास्ता खुल गया है, अब लगातार आएंगे, लूटते लूटते राज करना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, बताइए जरा। क्लियर? चलिए फिर आगे आगे देखते हैं जी। अब लगातार हमले जारी रहेंगे। अब क्योंकि हमले इस दिशा से होने हैं तो हम केवल इसी दिशा को देखेंगे। देखिएगा जी, अब एक और व्यक्ति ए यानी अल्पतगीन, एक और व्यक्ति जिसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन
एक तुर्की मुसलमान एक तुर्की मुसलमान, पहले वाले तो अरबी थे, एक तुर्की मुसलमान, ठीक है, अल्पतगीन करीब 17,000 मुसलमानों को लेकर करीब करीब 17,000 मुसलमानों के साथ 932 ईस्वी में एक शहर बसाया, गजनी की स्थापना की। अरबियों के नीचे काम करने वाला एक तुर्की मुसलमान अल्पतगीन, जिसने 932 में गजनी शहर की स्थापना की। गजनी अफगानिस्तान में एक शहर है और यहां पे हो गया तुर्कियों का राज। ये गजनी का पहला शासक बना, ठीक है। अब गजनी पे इसने तो राज कर लिया है, शुरुआत कर दी, लेकिन इसने हिंदुस्तान पे अटैक नहीं किया। ये चाहता था हिंदुस्तान के पड़ोस में आ गए, हम अब यहां से लूटा करेंगे। तब गजनी का अगला शासक बनता है एस, यानी सुबुक तगीन। सुबुक तगीन, सुबुक तगीन गजनी का अगला शासक बनता है और जो था अल्पतगीन का दामाद। सुबुक तगीन इसका दामाद, वो गजनी का शासक बना। इसने भारत पे अटैक किया जी। सुबुक तगीन ने 986 में अटैक किया। या तो अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, अब या अटैक हुआ है सुबुक्तगीन का। कासिम अरब से आया था, सुबुक्तगीन कहां से आया है? सुबुक्तगीन आया है गजनी से। गजनी क्या है? अफगानिस्तान का एक शहर है। किसने बसाया था? अल्पतगीन ने, यानी ये लोग तुर्की हैं। तो क्या आप लोग इसको सेकंड मुस्लिम अटैक मान सकते हैं? क्या आप लोग इसको सेकंड मुस्लिम अटैक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं जी। दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ, ठीक है। दूसरा मुस्लिम आक्रमण, क्या आप इसको पहला तुर्की अटैक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं जी। दूसरा मुस्लिम आक्रमण या फिर पहला तुर्की आक्रमण, ठीक है, ये हुआ 986 में। ये अटैक हुआ था मुल्तान पे। मुल्तान पे अटैक किया। सिंध पे हो चुका था और अब पहुंचे मुल्तान। इस वक्त मुल्तान का राजा था जयपाल। मुल्तान का राजा कौन था? जयपाल। जैसे ही मुल्तान में अटैक किया, ये हो गया असफल। सेकंड मुस्लिम अटैक सफल नहीं हो पाया, ठीक है। पहला मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद कौन आया है? उसके बाद आया है सुबुक्तगीन। ये कहां से आया? गजनी से आया। देखिए, गजनी अल्पतगीन द्वारा बसाया गया एक शहर है। 932 ईस्वी में इसने गजनी बसाया था, 17,000 मुसलमानों के साथ अरब से लाया था, गजनी में आकर के बसा दिया इसने। और फिर यहां से इसी का दामाद गजनी का राजा बनकर के हिंदुस्तान पे अटैक करता, लेकिन इसकी बात नहीं बनी। अब सुबुक्तगीन का बेटा होगा अगला शासक गजनी का, और उसका नाम है महमूद गजनवी। यानी अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी को। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। करो फटाफट नोट, मुझे बताओ। बताएं जरा। क्लियर है? एक एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग आप में से कॉपी पेन के साथ लिख रहे हैं, मतलब नोट्स बना रहे हैं? एक बार बताना कमेंट करके। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है।
अल्प तगीन एक तुर्की मुसलमान जिसने 17,000 मुसलमानों के साथ 932 में गजनी की स्थापना कर दी। गजनी एक शहर बन गया। अब उसी गजनी का अगला राजा बना सुबुक्तगीन, जिसने अटैक किया भारत पे। ये दूसरा मुस्लिम अटैक था। समझ में आ गई बात? और पहला तुर्की, क्योंकि ये तुर्की मुसलमान थे। जो सबसे पहले आए थे मोहम्मद बिन कासिम, वो लोग अरबी थे। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर बना रहे हैं तो वेरी गुड। चलिए जी आगे। अब देखते हैं गजनी का अगला शासक कौन है और वो करेगा अब आक्रमण। देखिएगा जी, गजनी अफगानिस्तान का एक शहर। और गजनी का अगला शासक बना महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 997 में गजनी का राजा बना है। 1030 तक राज करेगा। महमूद गजनवी ने 997 से लेके 1030 तक गजनी पे राज किया। अब ये गजनी का राजा बनते ही सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। गजनी का राजा बनते ही सुल्तान की उपाधि धारण कर ली इसने। और ऐसा करने वाला ये पहला तुर्की मुसलमान था। अब सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद महमूद गजनवी ने अपने उद्देश्य साफ कर दिए। बता दिया कि मेरे उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य यह था मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में खुद का साम्राज्य स्थापित करना। खुद का साम्राज्य, ध्यान दें सुबुक्तगीन का बेटा है, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य था पिता सुबुक्तगीन की हार का बदला लेना। अब देखो मध्य एशिया में अगर ये बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा उसके लिए पैसा चाहिएगा इसको, ठीक है। और पिता का बदला लेना है तो पैसा और बदला ये दोनों टारगेट इसके हिंदुस्तान में ही पूरे होंगे। इसीलिए ये दोनों उद्देश्य पूरे करने के लिए भारत पे 17 बार अटैक करेगा जी। महमूद गजनवी ने अपने टारगेट पूरे करने के लिए हिंदुस्तान पे 17 बार आक्रमण किए। अब हम देखेंगे महमूद गजनवी के ये आक्रमण। 17 के 17 तो हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कुछ हमले हम पढ़ेंगे। ये महमूद गजनवी गजनी का तीसरा शासक बना। यहां तक बताएं मुझे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो अगर तो बस कमेंट कर दो, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। और साथ साथ में नोट्स बनाए। देखो जीएस में आपकी तैयारी डिपेंड करेगी सिर्फ आपके नोट्स के ऊपर। जितने अच्छे आपके नोट्स उतनी अच्छी आपकी तैयारी। और ये थ्योरी मैं शुरू से बोल रहा हूं, जब से मैं टीचिंग में आया हूं तब से मेरे माइंड में एक ही बात है, ये मैं खुद फील की है। जो जितने अच्छे नोट्स बना पाएगा उतनी अच्छी उसकी तैयारी हो जाएगी। जितने अच्छे आपने कॉपी पे उतार दिया चीजों को, उतना अच्छा आपने अपने दिमाग में भी उतार दिया चीजों को, ठीक है। बताएं जरा। फिर महमूद गजनवी के हम अटैक देखते हैं। 17 के 17 हमले हम लोग नहीं पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के कुछ हमले पढ़ेंगे जो कि पॉपुलर हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे। महमूद गजनवी के अटैक। महमूद गजनवी के हमले, प्रमुख हमले हम देखेंगे। साथ में हमें इंडिया मैप की जरूरत होगी। अच्छा, आप लोग जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं, जो चीजें मैं लिख रहा होता हूं, आप सिर्फ कंटेंट लिखते हैं या मैप भी बनाते हैं? ईमानदारी से बताना कमेंट करके। क्या आप लोग मैप भी बनाते हैं?
देखिए जी, महमूद गजनवी के हमले। महमूद गजनवी का एक हमला तो फेमस है, 1001 का। एक फेमस है 1008 का, 1009 का हमला, 1014, 1025 और 1027। ये हमले फेमस है महमूद गजनवी के। वेरी गुड, बनाते हैं, बहुत बढ़िया। 17 हमलों में से ये हमले फेमस है महमूद गजनवी के। सबसे पहले 1001 महमूद गजनवी ने जो हमला किया वो कहलाया वहिंद की लड़ाई। वहिंद मुल्तान के पास एक जगह पड़ती है, तो वहां लड़ाई हुई, वहिंद की लड़ाई। और ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं, उसी जयपाल के साथ। ठीक है, बिल्कुल बिना मैप के समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैप के साथ समझाऊं हर लेक्चर को। इतने मैप तो ज्योग्राफी में भी नहीं बनते होंगे जितने मैं हिस्ट्री में बना रहा हूं। देखिए जी, वहिंद की लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में एक तरफ महमूद गजनवी और दूसरी तरफ है जयपाल, मुल्तान का राजा जयपाल। लड़ाई की इसने, भाई आओ, मेरे पिता को हराया तुमने। महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया, आकर के बदला ले लिया पूरा। और जयपाल इस हार को इतना सीरियस ले गया कि सुसाइड कर ली। पूछा जाता है किस हिंदू राजा ने महमूद गजनवी से हारने के बाद आत्महत्या की थी, वो है जयपाल। उसके बाद महमूद गजनवी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि लगातार अटैक किए। 1008 में एक बार फिर वहिंद की लड़ाई हुई, वहिंद की दूसरी लड़ाई। तब तक बीच में काफी हमले कर चुका था, बीच में जब हमले किए तो किसी ने नहीं रोका, सरेंडर करते गए लोग। 1008 में इसको रोकने की कोशिश की महमूद गजनवी को, तो एक बार फिर लड़ाई हुई वहिंद में। अब की बार ये लड़ाई महमूद गजनवी वर्सेस जयपाल के बेटे आनंदपाल के बीच हुई। आनंदपाल भी हार गया, महमूद गजनवी ने इसको भी हराया। 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हमला किया। 1009 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हमला किया। ये हमले में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश का जो मंदिर है ज्वालाजी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, उस पे अटैक किया। ज्वालाजी मंदिर है कांगड़ा जिले में, उस पे अटैक किया और यहां से लूटपाट की। इतना लूटा यहां से कि आप देखेंगे महमूद गजनवी ने यहां से 7 लाख दिनार लूटे। दिनार होते हैं जी सोने के सिक्के, सोचिए 7 लाख सोने के सिक्के। दूसरी बात, यहां से महमूद गजनवी ने करीब करीब 700 मन चांदी, 700 मन, एक मन में 40 किलोग्राम होता है, 700 मन 28,000 किलो चांदी एक ही मंदिर से लूट के फरार हो गया महमूद गजनवी। और ये मंदिर कांगड़ा ज्वालाजी मंदिर। महमूद गजनवी 1014 में थानेसर में पहुंचता है, थानेसर हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। और ये हमला HSSC वाले बार बार पूछते हैं। थानेसर में जब पहुंचा तो वहां से चक्र स्वामी मूर्ति ले गया, चक्र स्वामी की मूर्ति को लूटा इसने थानेसर से। 1025 तक महमूद गजनवी ने ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत को लूट लिया था। ऑलमोस्ट मथुरा तक जा चुका था, ये उत्तर भारत को लूट के छोड़ दिया जी। महमूद गजनवी ने पूरे हिस्से को लूट गया। नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुआ था और नॉर्थ ईस्ट तक चलता गया ऐसे। अब इसकी निगाहें गई गुजरात में। 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात पे हमला किया, गुजरात अटैक। और आप सबको पता है कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में कौन सा मंदिर फेमस है? सोमनाथ। तो ये अटैक हुआ सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया महमूद गजनवी ने। और अब की बार तो इतना ज्यादा सोना हाथ लग गया कि सोमनाथ मंदिर से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार
2 M का मतलब क्या है? ये 2 मिलियन यानी 20 लाख दिनार सोने के लूटे। अब ये सोना इतना ज्यादा था कि इसके पास 300 ऊंट थे, वो भी कम पड़ गए। इतना ज्यादा सोना था। गुजरात के सोमनाथ के मंदिर से जब लूटा, 300 ऊंट कम पड़ गए। यहां से ओवरलोड करके कैसे भी करके ऊंटों पे सोना लाद के वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में पंजाब के खोखर जाटों ने घेर लिया। खोखर जाटों ने घेर लिया इसको और इसका सारा का सारा सोना लूट लिया। यानी कि महमूद गजनवी जो अब तक हीरो बना हुआ था, लगातार हिंदुस्तान को लूट के एक झटके में सारी हीरोगिरी निकाल दी। जाटों ने लूट लिया उसको। महमूद गजनवी के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। अब जाकर के गजनी में टेंशन में है कि मैंने 16 अटैक कर दिए और 16वें अटैक में मेरे को जाटों ने लूट लिया। उससे पहले तो सरेंडर करते थे लोग। अब महमूद गजनवी ने स्पेशल टाइम निकाला जाटों के लिए, आखिरी हमला जाटों के खिलाफ। 1027 में जाटों के विरुद्ध अटैक। एक 1027 में जाटों के विरुद्ध अटैक हुआ और इस अटैक में महमूद गजनवी ने करीब 50,000 जाटों को 50,000 जाटों की हत्या कर दी। महमूद गजनवी का ये आखिरी और सबसे खतरनाक अटैक। तब हिंदुस्तान के लोगों को अकल आई, क्या कर रहे हैं हम लोग? इतनी बार कोई लूट करके गया, कुछ नहीं बोले हम, अब तो वो हमारे लोगों को भी मार गया, कुछ तो करो। तब लोगों ने कहा कि ठीक है, अब की बार आया तो हम देख लेंगे। लेकिन महमूद गजनवी पागल नहीं है, अब आएगा। इतने लोगों को मारने के बाद पता है उसको भी एक हो जाएंगे सब। हिंदुस्तान में दोबारा कदम नहीं रखा। 1030 में महमूद गजनवी की मलेरिया के कारण वहीं पर डेथ हो गई। 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो गई गजनी में ही, दोबारा हिंदुस्तान में आया नहीं। ठीक है, यह था महमूद गजनवी। अब देखो, लूट रहा था कौन? महमूद गजनवी। और आपको पता है इतिहास में जाटों को लुटेरे कहा गया। कितनी बड़ी अजीब बात है। लुटेरा कोई था और कहलाए कोई। इसके पीछे क्या कारण है? एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या कारण है। फटाफट देखते हैं कौन कौन अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, बताएं मुझे। और कैसी लग रही है आज की क्लास, बताओ मुझे। अब आपके फीडबैक पे निर्भर है सारा का सारा। आप लोग जैसा रिस्पॉन्स इस क्लास को दे रहे हैं, उसी हिसाब से क्लास की कंटिन्यूटी में बना पाऊंगा। ठीक है, बताइए जी, सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है सब कुछ? तो फिर आपके बगल में अगर लाइक का ऑप्शन है तो कर दो फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए जी आप लोग। बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में फिट हो गया तो बढ़िया बात है। देखिए आगे, ये महमूद गजनवी के हमले हो गए। अब देखो, महमूद गजनवी के साथ दो इतिहासकार आए थे। उन्होंने कहा है कि जाट लुटेरे थे। दो इतिहासकार, इन्होंने कहा कि जाट लुटेरे थे। मेरी बात सुनिए। एक का नाम है अल बरूनी और दूसरे का नाम है फिरदौसी। अल बरूनी व फिरदौसी। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। फिरदौसी ने एक किताब लिखी, शाहनामा। हमें इन दोनों किताबों से उन सभी हमलों की जानकारी और महमूद गजनवी के जीवन की जानकारी मिलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। उस जमाने में राजा ये सोचते थे कि हमारी पूरा का पूरा वर्णन जो है आगे
लोगों को बताया जाए कि मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, कैसे युद्ध करता हूं। अब उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि महमूद गजनवी घोड़े पे बैठ के युद्ध में जाने से पहले लाइव आ जाए, हेलो गाइस ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और अब युद्ध होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, महमूद गजनवी अपने साथ इतिहासकार रखता था, सभी राजा रखते थे कि भाई पूरा का पूरा सीन कैप्चर कर देना, अपनी किताबों में लिख देना कैसे क्या हुआ था। तो महमूद गजनवी के साथ थे दोनों के दोनों। जब महमूद गजनवी सोना लूट के जा रहा था, रास्ते में जब जाट आए तो ये क्या लिखेंगे, इनके लिए तो फिर वो लुटेरे हो गए कि महमूद गजनवी को उन्होंने लूट लिया। तब इन्होंने लिखा था जाट लुटेरे। इन्हीं किताबों से हमें इतिहास की जानकारी मिली महमूद गजनवी के। जब महमूद गजनवी का इतिहास हमारे इतिहास में डाला गया, तब ये बात भी साथ में चिपका दी गई, कितनी बड़ी बेवकूफी है कि जाट लुटेरे हैं। एक्चुअल में जाट नहीं, लुटेरा तो महमूद गजनवी था और जाटों ने एक लुटेरे को ही लूटा था। ठीक है, ये थी महमूद गजनवी की कहानी। मुझे बताइए, समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताइए जी, है मजेदार? एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ जी, किताब उल हिंद भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है जी? चलिए फिर एक बार कमेंट करके सारे के सारे बता दो किस किस को समझ में आ गया यहां तक का पूरा सीन, बता दीजिएगा। अल बरूनी की जो किताब है तहकीक हिंद, इसको ही किताब उल हिंद बोलते हैं। किताब उल हिंद, इसी को बोलते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए आगे थोड़ा सा हमें इसको रिपीट कर देता हूं चीजों को। हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने देखा कि हिंदुस्तान अब टुकड़ों में बट चुका था। हिंदुस्तान पे अब केवल अटैक होने थे, क्योंकि ये सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया को लूटना चाहते थे लोग। तो इसी क्रम में 712 में सबसे पहला अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि एक अरबी था, लूटपाट करके चला गया। उसके बाद 986 में अगली घटना होती है। 932 में अफगानिस्तान में एक शहर बसता है गजनी। गजनी की स्थापना हुई 986 में। इसी गजनी से आया सुबुक्तगिन और 1001 से लेके 1027 के बीच आया महमूद गजनवी। 1030 में महमूद गजनवी की हो गई डेथ। ये है जी आज की पूरी क्लास का सार। ठीक है, बताइए जरा, बताइए जरा। बिल्कुल सोने की चिड़िया होता था हिंदुस्तान, यहां से ऐसे लूटपाट की शुरुआत हुई थी। अब देखो इन सब से हमें क्या लग रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जबकि मुसलमानों की एंट्री तो 712 में ही हो गई थी, लेकिन यहां से जहां तक हम पहुंचे हैं हमें क्या लग रहा है 1023 तक, क्या किसी का भी ये मनसा दिख रही है कि हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं? नहीं जी, ये लोग चाहते हैं लूटपाट। लेकिन इतना लूटने के बाद अब देखा पूरा हिंदुस्तान फ्री पड़ा है, कोई नहीं कुछ कह रहा, तो अब मुसलमानों का राज करने का मूड होगा। अब गजनी से कोई एक और राजा आएगा जो हिंदुस्तान पे
आए तो गा, लेकिन उद्देश्य बदल कर आएगा। उसकी इच्छा नहीं है महमूद गजनवी की तरह कि मैं लूटपाट करूं, वो चाहता है कि मैं हिंदुस्तान पे राज करूं। आखिर मुसलमानों ने सोचना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान पे राज करना है। 712 में एंट्री की लूटपाट के लिए। सुबुक्तगीन आया, महमूद गजनवी आया, लूटा इन्होंने। अब गजनी पे कई सालों तक एक बार फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर गजनी में कोई एक ऐसा राजा मिलेगा जो कि हिंदुस्तान में आएगा, लेकिन उसका उद्देश्य होगा हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया पे लूटपाट नहीं, सोने की चिड़िया में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो मुसलमान हिंदुस्तान में अब अगला आएगा वो भी लूटेगा या वो राज कर पाएगा। कौन होगा वो अगला शासक, ये जानने के लिए आप लोग बने रहें। अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।